आज हम सीखेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल एनर्जी जो है एक ऐसी एनर्जी है जो हम लोग समुद्र से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग समुद्र से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो समुद्र से यूटिलाइज करने वाली एनर्जी जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो है आपका टाइडल एनर्जी, दूसरा है आपका वेव एनर्जी, तीसरा है आपका ओशियन थर्मल एनर्जी। तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी इस समय हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। टाइडल शब्द में ही छुपा हुआ है टाइड, ठीक है। टाइड का मतलब होता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर ऑफ वाटर जो बनता है किसी एक पर्टिकुलर डैम बोल दीजिए या उसको बोल दीजिए रिजर्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है इसी को हम बोलते हैं टाइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बांध हूं, बांध मतलब डैम, ठीक है, या बांध मान लीजिए या तो रिजर्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो मेरे इस तरफ समंदर है और यहां पर क्लोज्ड एरिया है, ठीक। तो होगा क्या, मैं बांध दूं तो मेरे पास गेट भी होगा। मान लीजिए इधर कहीं गेट लगा हुआ है, ठीक है, और गेट के जस्ट नीचे टरबाइन फिट है। क्या फिट है? टरबाइन। हमें क्या करना है? टरबाइन को चलाना है। गेट के जस्ट नीचे टरबाइन फिट है इधर, तो इधर हमको टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि टरबाइन के घूमने से ही जनरेटर घूमता है और जनरेटर के घूमने से ही हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जनरेटर के घूमना मतलब क्या बोल रहा हूं? उसका शाफ्ट को घूमना। जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो होगा क्या कि मैं बांध दूं, जब टाइड आएगा। अच्छा, ये टाइड आता क्यों है? टाइड आता इसलिए है क्योंकि हमारी धरती और जो चंद्रमा है, अर्थ एंड मून, और जो अर्थ का रोटेशन है, स्पिनिंग है, इसका एक कंपैक्ट इंटरेक्शन होता है। तो हमारा जो है टाइड इकट्ठा होते हैं, टाइड बनना स्टार्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड स्पिनिंग अर्थ। वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। समुद्र में जो टाइड्स आते हैं वो अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण होता है। और ऐसा दिन में 2 बार होता है। तो दिन में जो समुद्री इलाके में होंगे वो ऑब्जर्व किए होंगे कि 2 बार जो है पानी का लेवल बहुत हाई हो जाता है और एक बार बहुत कम हो जाता है। 10-10 मीटर तक, 10-10 सेंटीमीटर तक जो है पानी बढ़ जाता है, ठीक है। 15-15, 20-20 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। तो होगा क्या यहां पर कि जब देखेंगे कि पानी का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस समय हम बांध है, मैं बांध था, इस तरफ मेरे समंदर था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब पानी का लेवल बढ़ गया, पहले पानी का लेवल इतना था, फिर जब टाइड आया तो पानी का लेवल इतना हो गया, तो मैंने अपना जो गेट है वो खोल दिया। तो गेट खोल दिया तो वहां पे क्या होगा, यहां पे पानी ज्यादा है, यहां पे पानी नहीं है, ठीक है। तो पानी यहां से जाएगा गेट में से और वो जाके टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो टरबाइन घूमेगा ही। तो टरबाइन घूमना स्टार्ट किया, टरबाइन घूमेगा तो फिर जनरेटर हमारा वर्क करेगा। फिर होगा क्या कि यहां का पानी का लेवल और यहां का पानी का लेवल दोनों बराबर हो जाएगा एक समय के बाद। तो एक समय के बाद दोनों के जो पानी का लेवल है वो बराबर हो गया। तो जब पानी का लेवल बराबर हो गया तो वो टरबाइन बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अच्छा, फिर क्या होगा कि जब टाइड कम होगा, टाइड जब कम होगा, टाइड 2 बार आता है दिन भर में, पूरे 24 आवर्स में 2 बार टाइड आता है। तो जब टाइड उठा तो उस समय हम पूरा एनर्जी यूटिलाइजेशन कर दिए। फिर टाइड एकदम वहां पे तो रहेगा नहीं, टाइड नीचे होगा। जब टाइड नीचे होगा तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, पानी यहां पर है और ये वाली पानी यहां पर है, तो यहां से अब पानी इधर जाएगा। तो फिर जब जाएगा फिर भी जो है टरबाइन के ही होके जाएगा, फिर टरबाइन को हिट करेगा, फिर टरबाइन को प्रेशर पड़ेगा, फिर टरबाइन घूमेगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक बार टाइड आया तो हमने 2 एनर्जी प्रोसेसिंग की, 2 बार प्रोसेसिंग की। तो दिन भर में अगर 2 बार ऐसी टाइड आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 4 बार एनर्जी की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी प्रोडक्शन टाइम्स इज 4 और टाइड्स पर डे इज 2। अब हम पढ़ेंगे वेव एनर्जी के बारे में। वेव एनर्जी, वेव शब्द रिलेटेड है लहरों से, ठीक है। समंदर में लहरें आती हैं, तो जो वो लहरें आती हैं वो जब शोर तक पहुंचती हैं तो तेजी से हिट करती हैं
और उसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और ये जो वेव्स हैं ये लगातार होती हैं, तो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी जब लगातार किसी शोर पर जाकर के हिट करती हैं तो वहां पर जो एनर्जी होता है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां पर हम एक टरबाइन फिट करेंगे और टरबाइन को क्या करना है, घुमाना है। तो जैसे ही जब इनका प्रेशर बढ़ेगा वहां पर और जाके हिट करेंगे तो वहां पर टरबाइन घूमेगा। जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, मतलब जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, और एक बार अगर जनरेटर का शाफ्ट घूम गया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। और ऐसा माना जाता है कि जो वेव एनर्जी है अगर इसको फुली एक्सप्लॉइट कर दें तो पूरे वर्ल्ड की 40% ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन इससे हो सकता है। ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। 40 से 42% यूटिलाइजेशन बहुत आराम से इसके द्वारा हो सकता है। और इंजीनियर और साइंटिस्ट इस पे लगातार काम कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा डिवाइस अपैरेटस बना रहे हैं ताकि हम इसको फुली एक्सप्लॉइट कर सकें और हमारा जो डिपेंडेंसी है अपॉन द कोल एंड ऑल दैट एनर्जी रिसोर्सेज उसको हम कर सकें, ठीक है। हम लोग का हमेशा मकसद ये होना चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको हम कम से कम यूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि होल यूटिलाइजेशन इज डन 40 होल यूटिलाइजेशन इज डन 42% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। अब हम सीखेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में। ओशियन थर्मल एनर्जी से ही पता चल रहा है इस नाम से कि ये ओशियन से रिलेटेड है। तो ओशियन, जो बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, ओशियन तो बड़ा ही होता है, ओशियन जो होते हैं वहां पर इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए समंदर के ऊपर, ठीक है, जो एकदम ऊपर वाली सतह होगी पानी की, ठीक है, वहां पर सूर्य अपनी डायरेक्ट रेस को भेज रहा है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट फॉल हो रही है एट द टॉप वाटर ऑफ द ओशियन। एकदम जो ऊपरी सतह है पानी की, सबसे पहले वही कनेक्टेड है, वही एक्सपोज्ड है सनलाइट से। तो सनलाइट सबसे पहले उस पर पड़ रही है, ठीक है, और वो जो सनलाइट उस पर पड़ रही है वहां का जो वाटर का लेयर है वो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। और उसके 2 किलोमीटर अंदर, उसके 2 किलोमीटर अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर पानी का जो लेयर है वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो टॉप लेयर पे पानी का टेम्परेचर है और जो 2 किलोमीटर नीचे पानी का लेयर है वहां पर जो टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर के डिफरेंस को जब कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। तो मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा जब हम 2 किलोमीटर डीप इनसाइड द वाटर जाएं, डीप इनसाइड द सी जाएं, डीप इनसाइड द ओशियन जाएं। तो हम क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, देखिए वहां पर हम एक वोलाटाइल लिक्विड यूज करते हैं जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया जो है हमारे पाइप में फिल होता है, ठीक है, अच्छे से फिल कर दिया जाता है। फिर वहां पे पंप लगा देते हैं और पंप जो होता है वो पंप अमोनिया को ऊपर उठाता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री का, ये आसानी से अमोनिया को वाष्प में कन्वर्ट कर देता है, तो एक स्टीम बन जाता है। अब वो इवेपोरेशन जो हुआ है, स्टीम जो बना है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसके प्रेशर को हम टरबाइन को घुमाने में। अब टरबाइन हमारा घूमना स्टार्ट हो गया तो टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, अब जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये वहां पे यूज होगा जहां पे ओशियन है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टलियर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अमोनिया के अलावा हम यहाँ पे जल्दी कुछ यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे इसकी लिमिटेशंस हैं और ये प्लांट बैठाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है।